इन्फिनाइट आर्काइव में आपका स्वागत है। आज हम हाल के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक को उजागर कर रहे हैं, तो चलिए अब शुरू करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 यहूदी अवकाश सिम्हात चौराहे पर सुबह लगभग 6:30 बजे हजारों रॉकेटों की आड़ में उस चीज की बॉर्डरें लांघ दी गईं जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित राज्य माना जाता था। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं, वे वैश्विक चेतना में हमेशा के लिए अंकित हो गईं। समुदायों पर हमला, परिवारों का बिखरना और अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाने वाला एक राष्ट्र घंटों में घुटनों पर आ गया। आधिकारिक मृत्यु दर अंततः लगभग 200 लोगों तक पहुंच गई, जिसमें 360 से अधिक इजरायली सैनिक शामिल थे और 250 से अधिक को बंधक बनाकर गाजा वापस ले जाया गया। इसके बाद जब एक सदमे में पड़ी दुनिया हमले की भयावहता से जूझ रही थी, तो सवाल उठने लगे, ये कैसे हो सकता था? मोसाद, शिन बेट और इजरायली रक्षा बल अपनी सभी तकनीक, मुखबिरों और अरबों डॉलर की सीमा के साथ इतनी बुरी तरह विफल कैसे हो गए? इसे राष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया फेलता कहा गया। एक अकल्पनीय आश्चर्य। लेकिन जब आधिकारिक जांच प्रणालीगत फेलताओं पर केंद्रित थी, तो एक दूसरी अधिक व्यक्तिगत कहानी सामने आने लगी। यह एक ऐसी कहानी है जो उस दिन क्या हुआ इस पर केंद्रित नहीं है, बल्कि उसके बाद हुए युद्ध पर और उन पत्रकारों पर केंद्रित है जिन्होंने इसे कवर करने का साहस किया। अनास अल शरीफ जैसे लोग। वह अल जजीरा के एक प्रमुख 28 वर्षीय संवाददाता थे, जो गाजा में युद्ध की वास्तविकताओं को दुनिया के सामने लाते हुए एक जाना पहचाना चेहरा थे। फिर उन्हें लगभग मिटा दिया गया, युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि आरोपों के एक अभियान से। इजराइल रक्षा बलों की आधिकारिक कहानी त्वरित और निर्णायक थी। अनास अल शरीफ एक पत्रकार नहीं थे, वह एक हमास सेल लीडर था, जो प्रेस के भेष में आतंकवादी के रूप में काम कर रहा था। लेकिन उनके सहकर्मी, उनका नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता संगठन एक अलग कहानी बताते हैं। वे कहते हैं कि वह एक सत्यवादी हैं, जिन्हें उनकी अथक रिपोर्टिंग के लिए व्यवस्थित रूप से चुप कराया जा रहा है। तो सच क्या है? दो कहानियां, दो आधिकारिक कथाएं, दोनों विरोधाभासों से घिरी हुई हैं। पहली एक ऐसे हमले के बारे में है जिसे आश्चर्य कहा गया था, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। दूसरी एक ऐसे पत्रकार के बारे में है जिसे आतंकवादी कहा गया था, लेकिन वह लक्षित मानहानि अभियान का शिकार हो सकता है। जैसे ही हम दोनों कहानियों की परतों को हटाते हैं, एक परेशान करने वाला पैटर्न उभरने लगता है। असुविधाजनक सच्चाइयों को अनदेखा करने और असहज वास्तविकताओं को दबाने का एक पैटर्न। अब सवाल यह नहीं रह गया है कि इजराइल की डिफेंसें कैसे विफल हुईं, बल्कि क्या अनास अल शरीफ को चुप कराने का प्रयास उसी मानसिकता का एक क्रूर सिलसिला है जिसने 7 अक्टूबर की आपदा को जन्म दिया था। इजराइल के इतिहास के सबसे घातक दिन को कैसे होने दिया गया, यह समझने के लिए आपको एक हिब्रू शब्द समझना होगा, कॉन्सेप्टजिया। यह अवधारणा, यह एक ऐसा शब्द है जिसने इजराइल के सुरक्षा प्रतिष्ठान को 50 से अधिक वर्षों से परेशान कर रखा है, जो पहली बार 1978 के योम किप्पुर युद्ध के बाद शब्दकोश में आया। तब कॉन्सेप्टजिया एक निश्चित सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विश्वास था कि मिस्र तब तक इजराइल पर हमला नहीं करेगा जब तक कि उसके पास एक ऐसी वायुसेना न हो जो इजराइल की अपनी वायुसेना को चुनौती दे सके। यह एक तार्किक धारणा थी जिसे सभी शीर्ष दिमागों ने माना था, और यह विनाशकारी रूप से गलत था। बढ़ते सबूतों के बावजूद शीर्ष अधिकारी अपनी ही सिद्धांत से अंधे हो गए थे। इसका परिणाम एक आश्चर्यजनक हमला था जिसने लगभग राज्य को तबाह कर दिया था। 5 दशक आगे बढ़ते हैं। 7 अक्टूबर 2023 की पूर्व संध्या पर एक नई कॉन्सेप्टजिया ने जड़ पकड़ ली थी। यह अलग थी, लेकिन उतनी ही कठोर थी। इसने यह माना कि गाजा पट्टी पर शासन करने वाला आतंकवादी समूह हमास मौलिक रूप से हतोत्साहित था। सिद्धांत यह था कि शासन के बोझ और आर्थिक स्थिरता के आकर्षण ने उन्हें बदल दिया था। इजरायली नीति इस विचार के इर्द गिर्द बनी थी, काम करने की अनुमति देना, कतरी नकदी को पट्टी में प्रवाहित होने देना और संघर्ष का प्रबंधन करना। यह विश्वास था कि हमास, जिसके पास अब खोने के लिए कुछ था, एक पूर्ण स्तरीय युद्ध का जोखिम नहीं उठाएगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक उम्मीद नहीं थी, यह एक गहराई से अंतर्निहित खुफिया सिद्धांत था जिसने हर जानकारी की व्याख्या को आकार दिया। आईडीएफ अधिकारियों का मानना था कि अगर हमास हमला करने की योजना बनाता भी है, तो स्पष्ट शुरुआती चेतावनी होगी। देश की पूरी सुरक्षा स्थिति इसी धारणा पर बनी थी। गाजा सीमा आधुनिक तकनीक का एक चमत्कार थी, सेंसर, रिमोट नियंत्रित मशीन गन और निरंतर निगरानी का एक नेटवर्क। यह एक स्मार्ट फेंस थी जिसे अभेद्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह रेत की फाउंडेशन पर बना एक किला था
क्योंकि इसे उस दुश्मन को पीछे हटाने के लिए डिजाइन किया गया था जिसकी उन्हें उम्मीद थी, न कि उस दुश्मन को जो वास्तव में आ रहा था। और अनदेखी की गई चेतावनी केवल आंतरिक नहीं थी। मिस्र ने कथित तौर पर 7 अक्टूबर से कुछ दिन पहले इजराइल को चेतावनी दी थी कि हमास द्वारा कुछ बड़ा योजना बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने इसे अस्पष्ट कहकर खारिज कर दिया। कुछ अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने भी असामान्य हमास प्रशिक्षण गतिविधि को हरी झंडी दिखाई, हालांकि बिना विशिष्टताओं के। फिर भी इजरायली प्रतिष्ठान कॉन्सेप्टजिया से चिपके रहे, इस बात पर आश्वस्त थे कि हमास कभी भी पूर्ण युद्ध का जोखिम नहीं उठाएगा। 7 अक्टूबर की सुबह वह फाउंडेशन ढह गई। हमास ने सिर्फ कॉन्सेप्टजिया को चुनौती नहीं दी, उन्होंने इसे क्रूर निम्न तकनीकी दक्षता के साथ तोड़ दिया। हमला एक बड़े रॉकेट हमले से शुरू हुआ जिसने आगे आने वाली चीजों के लिए कवर प्रदान किया। ड्रोन, जिनमें से कई व्यावसायिक रूप से उपलब्ध थे, ने अवलोकन टावरों और रिमोट नियंत्रित बंदूक प्रतिष्ठानों पर छोटे विस्फोटक गिराए, जिससे सीमा की इलेक्ट्रॉनिक आंखें अंधी हो गईं। साथ ही लड़ाकों ने बाढ़ में छेद करने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। इन अंतरालों से हजारों आतंकवादी इन्फिल्ट्रेटेड मोटरसाइकिलों पर, पिकअप ट्रकों में और फुट। प्रतिक्रिया दुखद रूप से धीमी थी। आईडीएफ का गाजा डिवीजन, सीमा के लिए जिम्मेदार अग्रिम पंक्ति की कमान, प्रभावी रूप से अभिभूत हो गया था। उसके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बाधित हो गए थे। घंटों तक सेना के शीर्ष अधिकारी आक्रमण की भयावहता को समझने में विफल रहे। समुदायों को अपनी रक्षा के लिए छोड़ दिया गया। स्मार्ट फेंस को मात दे दी गई थी। कॉन्सेप्टजिया ने स्थिरता नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक नरसंहार को जन्म दिया था। आधिकारिक बयान पूरी तरह से और पूर्ण आश्चर्य का था, लेकिन जैसे ही धूल छंटी, यह स्पष्ट हो गया कि यह भी एक त्रुटिपूर्ण अवधारणा थी। चेतावनी हमेशा से मौजूद थी, उन पर बस विश्वास नहीं किया गया। जैसे ही उस दिन से युद्ध शुरू हुआ, दुनिया का ध्यान गाजा के अंदर फैल रही मानवीय आपदा की ओर चला गया। इजराइल द्वारा अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को पट्टी में प्रवेश करने से रोकने के कारण गवाह बनने का भार फिलिस्तीनी पत्रकारों के एक छोटे, अविश्वसनीय रूप से साहसी समूह पर आ पड़ा। वे एक युद्ध क्षेत्र के भीतर दुनिया की आंखें और कान बन गए, जिसे कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स जल्द ही आधुनिक इतिहास में मीडिया कर्मियों के लिए सबसे घातक संघर्ष कहेगी। इन आवाजों में सबसे प्रमुख अनस अल शरीफ थे। 28 साल की उम्र में वह अल जजीरा के एक निपुण रिपोर्टर थे। बताया जाता है कि वह रॉयटर्स टीम का हिस्सा थे, जिसने अपनी फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। दिन ब दिन लगातार बमबारी के बीच उन्होंने गाजा के उत्तर से रिपोर्टिंग की, एक ऐसा क्षेत्र जो दुनिया से काफी हद तक कटा हुआ था। उनकी रिपोर्ट अमूर्त विश्लेषण नहीं थी, वे कच्ची, तात्कालिक और गहरी मानवीय थीं। उन्होंने अस्पतालों के पतन, रोटी की कतारों में हताशा और हवाई हमलों से टूटे परिवारों के चेहरों का दस्तावेजीकरण किया। उनके काम में जबरदस्त व्यक्तिगत जोखिम था और वह यह जानते थे। दिसंबर 2023 में उनके अपने पिता की जबालिया शरणार्थी शिविर में उनके पारिवारिक घर पर इजरायली हवाई हमले में मृत्यु हो गई। अपने दुख के बावजूद अल शरीफ ने उत्तरी गाजा लौटने से इनकार कर दिया। उन्होंने रिपोर्ट करना जारी रखा। उनकी उपस्थिति एक अवज्ञापूर्ण गवाह थी। उनकी रिपोर्टिंग अक्सर युद्ध के सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक पर केंद्रित होती थी, भूखमरी। जैसे जैसे घेराबंदी तेज हुई, उन्होंने डॉक्टरों को भयावह कुपोषण की चेतावनी देने और बच्चों को खिलाने के लिए संघर्ष कर रहे डिफीटेडा पिता को आवाज दी। एक विशेष रूप से शक्तिशाली क्षण में, जिसने अरब दुनिया भर में गूंज पैदा की, वह अकाल जैसी परिस्थितियों पर रिपोर्टिंग करते हुए ऑन एयर टूट गए। उनकी रिपोर्टिंग उस आधिकारिक बयान के लिए एक सीधी चुनौती थी कि पर्याप्त सहायता क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी। बाद में विश्व खाद्य कार्यक्रम और आईपीसी प्रणाली ने पुष्टि की कि उत्तरी गाजा वास्तव में भयावह भूख तक पहुंच गया था। जो उन्होंने सब कुछ जोखिम में डालकर दिखाया था, उसे मान्य कर रहा था। उनके सहयोगियों का कहना है कि युद्ध की मानवीय लागत पर यह अटूट ध्यान ही उन्हें निशाना बनाता था। आने वाले महीनों में उनके खिलाफ एक ऑनलाइन बदनामी अभियान तेज हो गया। आईडीएफ के आधिकारिक अरबी भाषा के प्रवक्ता ने अल शरीफ पर हमास का सदस्य होने, बौद्धिक दुष्प्रचार फैलाने और भूखमरी पर एक झूठे हमास अभियान में भाग लेने का आरोप लगाया। यह अभूतपूर्व नहीं था। इजराइल ने 2024 में अल जजीरा के संचालन को अपनी बॉर्डरों के भीतर प्रतिबंधित कर दिया था। उस पर हमास का दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया था और गाजा के भीतर अल जजीरा के कर्मचारियों ने भारी कीमत चुकाई थी। उसके कम से कम 5 पत्रकार मारे गए, जिनमें कैमरामैन समेर अब्बू दक्का और अनुभवी संवाददाता वाइल अल दहदोह के परिवार के सदस्य शामिल थे। अनस अल शरीफ को निशाना बनाना इस बड़े पैटर्न में फिट बैठता था।
अल जजीरा ने आरोपों को उकसाने का अभियान बताया। संयुक्त राष्ट्र के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों के विशेष प्रतिवेदक ने अपुष्ट दावे और पत्रकारों पर खुलेआम हमले की निंदा की। अनस अल शरीफ खुद समझ गए थे कि क्या आ रहा है। उन्होंने बार बार सोशल मीडिया पर यह कहने के लिए सहारा लिया कि वह सिर्फ एक पत्रकार थे, यह उम्मीद करते हुए कि अपने संदेश को व्यापक रूप से फैलाकर वह खुद को बचा सकते हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने बाद में उल्लेख किया कि अल शरीफ का मानना था कि बदनामी अभियान उनकी हत्या का अग्रदूत था। जब दुनिया अनास अल शरीफ जैसे पत्रकारों की भयानक रिपोर्ट्स देख रही थी, इन्वेस्टिगेटर्स और रिपोर्टर्स 7 अक्टूबर के एक अनसुलझे सवाल की गहराई में जा रहे थे। इजराइल की इंटेलिजेंस इतनी बुरी तरह फेल कैसे हो सकती है? जब जवाब मिला तो वह फेलियर से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। ऐसा नहीं था कि कोई वार्निंग नहीं थी, बात यह थी कि वार्निंग को इग्नोर कर दिया गया था। सबूत लगभग 40 पेज के एक डॉक्यूमेंट में था, जिसे इजरायली अथॉरिटीज ने जेरिको वॉल कोड नेम दिया था। यह डॉक्यूमेंट, जो हमले से 1 साल से ज्यादा पहले से इजरायली मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के पास था, हमास का बैटल प्लान था। यह अस्पष्ट नहीं था, यह मेथडिकल, डिटेल्ड और पॉइंट बाय पॉइंट था। इसमें ठीक वैसी ही इन्वेजन बताई गई थी जैसी बाद में हुई। जेरिको वॉल डॉक्यूमेंट कुरान के एक कोट से शुरू हुआ था, उन्हें गेट से सरप्राइज करो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम जरूर जीतोगे। इसमें हमले के शुरुआती चरणों का चौंकाने वाली सटीकता के साथ वर्णन किया गया था। ध्यान भटकाने के लिए रॉकेटों की बौछार, बॉर्डर फेंस पर ऑटोमेटेड मशीन गन और सर्विलांस कैमरों को नॉक आउट करने के लिए ड्रोन, और फिर पैराग्लाइडर, मोटरसाइकिल और पैदल चलकर इजराइल में घुसपैठ करने वाले गनमैन। 7 अक्टूबर को ठीक यही हुआ था। डॉक्यूमेंट में इजरायली मिलिट्री फोर्सेस के साइज और लोकेशन के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी थी। इसमें मिलिट्री बेसिस को ओवरवेल्म करने का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बताया गया था, जिसमें रेम का बेस भी शामिल था, वही एरिया जो हमले का प्राइमरी टारगेट बना। यह कोई ब्यूरोक्रेटिक शफल में खोई हुई मामूली फाइल नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेरिको वॉल डॉक्यूमेंट को इजरायली मिलिट्री और इंटेलिजेंस लीडर्स के बीच सर्कुलेट किया गया था। आईडीएफ के गाजा डिवीजन ने भी इसकी अपनी असेसमेंट लिखी थी, जिसमें यह माना गया था कि इसमें अपने दायरे में अभूतपूर्व रेड का आउटलाइन था। फिर भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हाईएस्ट लेवल से निष्कर्ष लगभग एक जैसा था। प्लान पूरी तरह से एस्पिरेशनल था। उनका मानना था कि यह हमास की महत्वाकांक्षाओं का कंपास था, न कि किसी आसन्न हमले का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। उन्होंने इसे हमास के लिए असल में करना बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स माना। जेरिको वॉल प्लान को खारिज करना कॉन्सेप्ट जिया का अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन था। सबूत मेज पर थे, लेकिन वे इस पूर्व निर्धारित धारणा में फिट नहीं बैठे कि हमास को रोका गया था। तो सबूत को थ्योरी में फिट करने के लिए फिर से इंटरप्रेट किया गया, बजाय इसके कि दूसरा तरीका अपनाया जाए। यह त्रासदी इस बात से और बढ़ जाती है कि यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था। जुलाई 2023 में हमले से ठीक 3 महीने पहले इजराइल की एलीट सिग्नल इंटेलिजेंस ब्रांच यूनिट आई नासो की एक वेटरन एनालिस्ट ने रिपोर्ट किया कि हमास ने जेरिको वॉल डॉक्यूमेंट में बताए गए एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज जैसा ही एक दिन का ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया था। उसने चेतावनी दी कि यह एक्सरसाइज इस बात का संकेत है कि हमला आसन्न है। उसकी चेतावनियों को एक कर्नल ने पूरी तरह से काल्पनिक कहकर खारिज कर दिया। 7 अक्टूबर का सरप्राइज इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी, यह उस पर विश्वास करने में फेलता थी, और यह फेलता नई नहीं थी। यह योम किप्पुर युद्ध के बाद 1975 के अग्रनाथ लैक्शन के निष्कर्षों को दोहराती थी, जिसने इजराइल को पहले ही कठोर सोच और विरोधाभासी सबूतों को खारिज करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। आधी सदी बाद इतिहास ने खुद को दोहराया था। अनस अल शरीफ के खिलाफ जो ऑफिशियल केस है, वो एक सिंपल लेकिन जबरदस्त बात पर टिका है कि वो कैमरे के साथ एक टेररिस्ट है। अपना केस साबित करने के लिए आईडीएफ ने वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जिन्हें उन्होंने जब्त किए हुए हमास के डॉक्यूमेंट्स बताया। उनका आरोप था कि ये डॉक्यूमेंट्स अनस अल शरीफ के मिलिट्री एफिलिएशन को कंफर्म करते हैं। आईडीएफ के अरबी स्पोक्सपर्सन ने ऑनलाइन कुछ इमेज भी पोस्ट की, जिनमें से एक में कथित तौर पर अल शरीफ याहिया सिनवार के साथ गले मिलते हुए दिख रहे थे। याहिया सिनवार हमास के वो लीडर थे जिनकी अब मौत हो चुकी है, और वो 7 अक्टूबर के हमलों के मुख्य साजिशकर्ता थे। अल शरीफ के अपने सोशल मीडिया से 7 अक्टूबर की एक और पोस्ट को हाईलाइट किया गया। आईडीएफ के लिए एविडेंस बिल्कुल क्लियर था। वो एक जर्नलिस्ट नहीं बल्कि एक दुश्मन कॉम्बैटेंट था। लेकिन प्रेस फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशंस और अल जजीरा के लिए ये कहानी मनगढ़ंत है। उनका कहना है कि ये गाजा में जर्नलिस्ट्स को चुप कराने की एक जानबूझकर की गई और सिस्टमैटिक कोशिश का हिस्सा है।
अल जजीरा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इजराइल पर एविडेंस गढ़ने और अपने कर्मचारियों को जानबूझकर टारगेट करने का आरोप लगाया है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) ने खास तौर पर इस पर आवाज उठाई है और कहा है कि अल शरीफ के खिलाफ किए गए दावे एक पैटर्न का हिस्सा है और उनमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वे और दूसरे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स बड़े कॉन्टेक्स्ट की तरफ इशारा करते हैं। 2025 के आखिर तक गाजा में जंग शुरू होने के बाद से 80 से ज्यादा जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स मारे जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर फिलिस्तीनी थे। CPJ इसे जर्नलिस्ट्स को मारने और चुप कराने का सबसे घातक और जानबूझकर किया गया एफर्ट कहता है, जिसे ऑन ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक डॉक्यूमेंट किया है। ये ऑन ऑर्गेनाइजेशंस तर्क देते हैं कि जर्नलिस्ट्स को टेररिस्ट बताना अक्सर बिना किसी इंडिपेंडेंटली वेरिफिएबल एविडेंस के एक स्टैंडर्ड टैक्टिक बन गया है। 972 मैगजीन और लोकल कॉल की एक रिपोर्ट में इजरायली इंटेलिजेंस सोर्सेज ने 7 अक्टूबर के बाद एक लेजिटिमाइजेशन सेल बनाने का जिक्र किया, जिसका मकसद जर्नलिस्ट्स को हमास ऑपरेटिव्स के रूप में बदनाम करने के लिए मटेरियल ढूंढना था, ताकि उनकी हत्याओं पर इंटरनेशनल गुस्से को कम किया जा सके। वे टाइमिंग पर भी जोर देते हैं। अनस अल शरीफ के खिलाफ सबसे तीव्र उकसाहट तब शुरू हुई जब उत्तरी गाजा में भुखमरी पर उनकी इमोशनल रिपोर्टिंग को बड़े पैमाने पर अटेंशन मिली। उनके कलीग्स का मानना है कि उन्हें हमास से किसी भी एफिलिएशन के लिए टारगेट नहीं किया गया था, बल्कि क्योंकि वे इस क्राइम की सच्चाई सबको बता रहे हैं। इसलिए अनस अल शरीफ के खिलाफ केस 2 ऑपोजिट रियलिटीज में मौजूद है। एक में वो एक गुप्त ऑपरेटिव है, दूसरे में वो प्रेस फ्रीडम के लिए एक रिपोर्टर है जिसे जानबूझकर टारगेट किया गया है क्योंकि उसका काम इफेक्टिव और असुविधाजनक था। एक पक्ष द्वारा पेश किए गए ऑनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और फोटोज को दूसरे पक्ष द्वारा जालसाजी और प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया जाता है। उसकी सच्चाई आरोपों की परतें के नीचे दब जाती है और पीछे सिर्फ एक अटल तथ्य रह जाता है कि उसकी आवाज अब खामोश होने के खतरे में है। तो हमारे पास 2 समानांतर कहानियां हैं, एक विनाशकारी खुफिया फेल्ड था और एक पत्रकार जो आरोपों के पहाड़ के नीचे गायब हो गया। ऊपरी तौर पर वे 2 अलग अलग त्रासदियां लगती हैं जो केवल युद्ध की समय सीमा से जुड़ी हैं, लेकिन जब आप करीब से देखते हैं तो संबंध कोई सीधी साजिश नहीं है। संबंध एक साझा विकृति है। ये एक ऐसे सिस्टम में व्यवहार का एक पैटर्न है जो खतरनाक रिजल्टों के साथ असुविधाजनक तथ्यों पर एक पसंदीदा आख्यान को प्राथमिकता देने के लिए वातानुकूलित हो जाता है। आइए कॉन्सेप्टजियां पर वापस आते हैं। उस फेल्डता का मूल कारण जानकारी की कमी नहीं थी। जानकारी वहां थी, एक 40 पृष्ठ के दस्तावेज में। यह कनिष्ठ विश्लेषकों की चेतावनियों में थी, यह मिस्र से मिली चेतावनियों में थी, देखे गए प्रशिक्षण अभ्यासों में थी, अमेरिकी खुफिया जानकारी से मिली असहज फुसफुसाहटों में थी। फेल्डता उस जानकारी को स्वीकार करने में अक्षमता थी। यह एक संस्थागत समूह सोच थी जो इतनी शक्तिशाली थी कि इसने देश के शीर्ष सुरक्षा विशेषज्ञों को अंधा कर दिया। उन्होंने इस विचार के इर्द गिर्द एक विश्व दृष्टि बनाई थी कि हमास एक मैनेजमेंटीय समस्या थी। जेरिको वॉल दस्तावेज उस विश्व दृष्टि के लिए सीधा खतरा था, तो सबूत को खारिज कर दिया गया। इसे आकांक्षात्मक करार दिया गया। असहज सच्चाई को एक आरामदायक झूठ के नीचे दबा दिया गया। अब अनस अल शरीफ के मामले पर विचार करें। उनकी भुखमरी पर रिपोर्टिंग मानवीय सहायता पर आधिकारिक इजरायली स्थिति के सीधे विपरीत थी। नागरिक हताहतों का उनका दस्तावेजीकरण एक विशुद्ध रूप से सटीक सैन्य अभियान के आख्यान को चुनौती देता है। केवल एक पत्रकार के रूप में अपना काम करके गवाही देकर वह युद्ध की सावधानी पूर्वक गढ़ी गई आधिकारिक कहानी में छेद कर रहा था। वह एक ऐसी वास्तविकता प्रस्तुत कर रहा था जो असहज, बदसूरत और हानिकारक थी, और एक ऐसे सिस्टम में जिसने असुविधाजनक सच्चाइयों को स्वीकार करने में अक्षमता का प्रदर्शन किया है। उन सच्चाइयों के प्रदाताओं का क्या होता है? पैटर्न एक ही है। एक असहज तथ्य सामने आता है। पहले मामले में यह एक युद्ध योजना है जो बताती है कि आपका पूरा सुरक्षा सिद्धांत गलत है। दूसरे में यह एक समाचार रिपोर्ट है जो बताती है कि आपका सैन्य आचरण एक मानवीय आपदा का कारण बन रहा है। प्रतिक्रिया एक ही है। सबसे पहले जानकारी की वैधता को नकारें, युद्ध योजना को आकांक्षात्मक कहकर खारिज करें, समाचार रिपोर्टों को हमास प्रचार कहकर बदनाम करें, और अगर वह काम नहीं करता है तो आप जानकारी के स्रोत को खत्म करने का काम करते हैं। एक दस्तावेज के लिए इसका मतलब है उसे नौकरशाही में दफनाना। एक व्यक्ति के लिए इसका मतलब है उन्हें आरोपों के नीचे दफनाना, ये उम्मीद करना कि वे गायब हो जाएंगे।
अनस अल शरीफ को आतंकवादी करार देने का अभियान उसी संस्थागत मानसिकता का हताश विस्तार है जिसने 7 अक्टूबर को जन्म दिया। कॉन्सेप्टजियां कल्पना की फेल्डता थी, ये मानने से इनकार करना कि सबसे बुरा संभव नहीं था। पत्रकारों को निशाना बनाना जवाबदेही की फेल्डता है, दुनिया को परिणाम देखने देने से इनकार करना है। उसे इसलिए धमकी नहीं दी गई क्योंकि वह जानता था कि 7 अक्टूबर को क्या होने वाला था। उसे इसलिए धमकी दी गई क्योंकि वह दिखा रहा था कि आने वाले महीनों में क्या हो सकता था। गायब हुए पत्रकार का रहस्य तब सुलझ जाता है जब आप महसूस करते हैं कि वह केवल गायब नहीं हुआ था, उसे एक ऐसे आख्यान के तहत गायब कर दिया गया था जिसे उसे चुप कराने के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि वह एक ऐसे सिस्टम को आईना दिखा रहा था जो अपनी ही छवि को देखने में असमर्थ था। 7 अक्टूबर की सच्चाइयों का सामना करने में फेल्डता उसके बाद हुए युद्ध की सच्चाइयों को रिपोर्ट करने वालों के खिलाफ एक अभियान से बढ़ गई है, जिससे हमें एक अंतिम परेशान करने वाला प्रश्न मिलता है, एक छिपी हुई सच्चाई से पैदा हुए युद्ध के कोहरे में और कितने सत्यनिष्ठ भी गायब कर दिए जाएंगे।